हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम अपनी जेटपैक कंपोज सीरीज की नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। तो दोस्तों, कोडिंग की दुनिया में तो बहुत ही बड़े शब्द इस्तेमाल होते हैं, इम्पेरेटिव और डिक्लेरेटिव। सुनने में थोड़े भारी लग सकते हैं, लेकिन आज हम इन्हें बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे और ये भी जानेंगे कि जेटपैक कंपोज के लिए इनका क्या मतलब है। तो सबसे पहले बात करते हैं इम्पेरेटिव की। इसका सीधा मतलब है हाउ, मतलब कैसे। यहाँ पे हम सिस्टम को स्टेप बाय स्टेप निर्देश देते हैं कि भैया पहले ये काम करो, फिर ये काम करो, फिर ये काम करो। जो हमारा जब हमारी पुरानी एंड्रॉयड व्यूज की बात करते हैं तो इम्पेरेटिव था। मान लीजिए कोई डेटा आया तो हम कोड में क्या लिखते थे, पहले हम व्यू को ढूंढते थे फाइंड व्यू बाय आईडी से, फिर चेक करते थे उसकी विजिबिलिटी, उसका डेटा चेक करते थे, डेटा में कोई कंडीशन हो तो वो चेक करते थे, फिर उसके बाद उसमें डेटा सेट करा देते। या फिर कोई हमारा चेकबॉक्स होता था तो फाइंड व्यू बाय आईडी से पहले उसे फाइंड करते थे, फिर उसको चेक करते थे। तो यहाँ पे हम क्या करते थे, हर एक स्टेप खुद से मैनेज करते थे। लाइक जो डेटा आया उसको कैसे दिखाना है, ये सब हम खुद से लिखते थे, एक एक लाइन खुद से लिखते थे। तो ये हो गया हमारा इम्पेरेटिव। अब आते हैं डिक्लेरेटिव पे। तो डिक्लेरेटिव क्या होता है? जो डिक्लेरेटिव होता है, यहाँ पे फोकस होता है वोट, क्या चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल, आप किसी होटल में गए और आपने खाना ऑर्डर किया। तो यहाँ पे जब आपने खाना ऑर्डर किया तो आप सिस्टम को ये नहीं बताएंगे कि खाना कैसे बनाना है, आपने बस डिक्लेयर कर दिया कि मुझे खाना चाहिए। सिस्टम खुद से आइडेंटिफाई करेगा कि वो खाना कैसे बनाएगा, कि वो कैसे काम करेगा। तो जो हमारा जेटपैक कंपोज होता है वो इसी डिक्लेरेटिव फ्रेमवर्क पे काम करता है। तो जो हमारे पुराने व्यू सिस्टम थे वो हमें मैनुअली बनाने पड़ते थे कि ये चेकबॉक्स अब चेक होना चाहिए, ये इनपुट फील्ड अब विजिबल होना चाहिए। लेकिन कंपोज में आप बस डिक्लेयर कर देते हैं कि मेरी यूआई इस डेटा के हिसाब से ऐसे दिखनी चाहिए। जैसे ही डेटा बदलेगा, कंपोज फ्रेमवर्क खुद ब खुद आपकी यूआई को रेंडर या अपडेट कर देगा। तो इसमें हमें एक एक लाइन बताने की जरूरत नहीं होती कि कहाँ पे हमें कैसे करना है, कैसे करना है। सिर्फ हम एक फंक्शन बनाते हैं और उसमें हम बता देते हैं कि हमें क्या चाहिए। तो आइए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक यूजर का प्रोफाइल डेटा है। तो पुराने तरीके से हम क्या करते, पहले डेटा पढ़ते, व्यू ढूंढते, फिर एक एक प्रॉपर्टी कॉल करते। लेकिन कंपोज में हम बस लिख देते हैं कि अगर यूजर लॉगिन है तो उसकी फोटो दिखाओ, वरना लॉगिन बटन दिखाओ। अब आपको अपडेट करने की फिक्र नहीं करनी है, फ्रेमवर्क उसे खुद संभाल लेगा। तो ये याद रखें, इम्पेरेटिव मतलब कैसे करना है और डिक्लेरेटिव मतलब क्या चाहिए। कंपोज ने हमारी लाइफ आसान कर दी है क्योंकि हमें स्टेप्स के बजाय सिर्फ रिजल्ट पर फोकस करना है। चलिए अब इसे कोड से देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल बनाया है जिसमें मैंने एक लेआउट लिया है, जिसमें मैंने एक इमेज दिखाई है और एक नेम दिखाया है और उसके नीचे उसका प्राइस दिखाया है। तो अगर ये मैं व्यू से करती हूँ तो मुझे क्या करना होगा, अगर मुझे यहाँ पे कोई भी इमेज सेट करनी है या मुझे नाम सेट करना है, अभी यहाँ पे मैंने टेक्स्ट में सेट किया है, ये हमारा कांस्टेंट है। तो अगर मैं इसको हटा दूँ और मैं चाहती हूँ कि रैंडमली जहाँ पे जैसे ही मेरा डेटा चेंज हो तो उस हिसाब से मेरा यहाँ पे डेटा अपडेट हो, तो उसके लिए व्यू के केस में मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मैं फाइंड व्यू बाय आईडी से उसको फाइंड करूँगी। फिर उसके बाद मैं उसमें जो भी मेरे को डेटा सेट करना होगा वो डेटा सेट करूँगी। अगर इसमें कोई कंडीशन होगी, लाइक मुझे चाहिए कि प्राइस अगर 2000 से ज़्यादा हो जब भी दिखे, अदरवाइज ना दिखे, तो यहाँ पे मुझे कंडीशन ऐड करनी पड़ेगी। इसी तरह से अगर मेरे यहाँ पे कोई चेक बॉक्स होता तो उसको भी मुझे यहाँ पे फाइंड करना पड़ता, फिर उसको यहाँ पे सेट करना पड़ता कि वो कब चेक होता है। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम व्यू को फाइंड कर रहे हैं और फिर व्यू को हम एवरी डेटा बता रहे हैं। लाइक अगर यहाँ पे क्या डेटा है वो हम यहाँ पे इसके टेक्स्ट में सेट कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा व्यू। इसमें हमने क्या किया, हमने सबसे पहले जो हमारा व्यू था जिसमें हमें डेटा सेट करना था उसको फाइंड किया और फिर उसमें हमने डेटा सेट किया। तो इसमें हमने स्टेप बाय स्टेप बताया, लाइक हमने बताया हमें किस व्यू में डेटा सेट करना है और कौन सा डेटा सेट करना है। अब अगर मैं इसी एग्जाम्पल को अगर मैं कंपोज की हेल्प से करती हूँ तो इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने मैं यहाँ से पूरी की पूरी लिस्ट पास करा सकती हूँ, जो भी मेरी लिस्ट होगी। और सिंपल मैं यहाँ पे इसको बताया मैंने कि मुझे क्या चाहिए। मैंने यहाँ पे बताया कि मुझे एक रो चाहिए जिसमें एक इमेज चाहिए और उसके अंदर इमेज के अंदर मुझे कॉलम के अंदर टेक्स्ट चाहिए 2। तो यहाँ पे जो मेरा नेम है इसमें मैं जो भी वैल्यू पास करूँगी वो हमारे इस डेटा को अपडेट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं नेम पे यहाँ पे अभी मैंने एंड्रॉयड पास किया है, मैं एंड्रॉयड की जगह यहाँ पे उर्वशी पास करती हूँ तो यहाँ पे उर्वशी आ जाएगा। प्राइस की जगह मुझे यहाँ पे 200 पास करना है तो यहाँ पे 200 आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे मुझे डेटा सेट करने की अलग से ज़रूरत नहीं है। लाइक मुझे टेक्स्ट व्यू फाइंड करना है कि मुझे किस टेक्स्ट व्यू में डेटा सेट करना है, यहाँ पे मैंने बस इसको बता दिया है कि ये मेरा कोड है और मैं यहाँ पे सिर्फ डेटा की वैल्यू चेंज करूँगी और अपने आप जिस डेटा में चेंज करना है उसमें अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे मेरे को नेम में जो देना है मैं वो नेम में पास करूँगी, जो प्राइस में देना है वो पास करूँगी। अब ये सेट कैसे करना है या किस हिसाब से करना है ये खुद से मैनेज करेगा। अगर मुझे यहाँ पे कंडीशन लगानी होती कि अगर मेरा डेटा
2000 से कम है तो ये ना दिखे, अगर ये मेरा 2000 से ज़्यादा है तो ये दिखे। तो भी सिंपली मैं यहाँ पे कंडीशन लगा सकती थी, लाइक मैं इस कोड में ही कंडीशन लगा देती कि मैं इस कोड के लिख देती इफ कंडीशन के अंदर। तो क्या होता कि अगर मेरे वो कंडीशन ट्रू होती तो ही ये टेक्स्ट चलता, अदरवाइज नहीं चलता। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने इसको सिर्फ बताया है कि मुझे क्या करना है। मैंने सिंपल बताया कि मुझे कार्ड व्यू दिखाना है जिसके अंदर एक रो के अंदर इमेज और कॉलम के अंदर ये जो टेक्स्ट दिखाने हैं। अब इसमें डेटा कैसे सेट करना है वो ये खुद से मैनेज करेगा। मैंने यहाँ पे डेटा सेट कर दिया है, लेकिन अब अगर मेरा डेटा चेंज होता है तो इसको मुझे अपडेट करने की जरूरत नहीं है, खुद से मैनेज करेगा। तो बेसिकली इसमें मैंने क्या बताया कि मुझे क्या करना है, मैंने ये नहीं बताया कि आपको करना कैसे है। मैंने इसे बता दिया कि मुझे एक यूआई चाहिए इस तरह का, और उसमें जो मैं डेटा सेट करूँगी, जो मैं डेटा सेंड करूँगी वो डेटा सेट हो जाएगा। इसमें मैंने ऐसा नहीं किया एक एक व्यू को फाइंड किया और उसमें डेटा सेट किया। तो इम्पेरेटिव जो हमारी ओल्ड अप्रोच है उसमें हम क्या करते हैं, पहले व्यू को ढूंढते हैं, फिर स्टेट अपडेट करते हैं और फिर स्टेप बाय स्टेप उसको बताते हैं कि हमें कैसे करना है। लेकिन डिक्लेरेटिव में क्या करते हैं, सिर्फ हमें डेटा पास करना होता है। जैसे हमारी स्टेट बदलती है तो खुद ही डेटा अपने आप बदल जाएगा, सिर्फ हमें बताना होता है हमें क्या चाहिए। तो अगर आसान शब्दों में इम्पेरेटिव की बात करें तो इम्पेरेटिव में हम ड्राइवर को बताते हैं कि अगले मोड़ से लेफ्ट लेना है, फिर 100 मीटर बाद रुकना है। लेकिन डिक्लेरेटिव में हम सिर्फ इतना कहते हैं कि मुझे ताजमहल ले चलो। रास्ता और तरीका सिस्टम खुद तय करता है। तो जो कंपोज होता है वो हमारे कोड को छोटा, साफ और एरर फ्री बनाता है। तो डिक्लेरेटिव के केस में क्या होगा, यानी कि जेटपैक कंपोज के केस में क्या होगा कि हमें डेटा मिलेगा और उसके हिसाब से यूआई जनरेट होगी। मैं सिंपल एक फंक्शन बना दूंगी जिसमें मैं डेटा ले लूंगी और उस डेटा के हिसाब से यूआई जनरेट होती रहेगी। जैसे मेरा डेटा बदलेगा मेरी यूआई भी ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहेगी। आई होप आपको समझ में आया होगा कि डिक्लेरेटिव क्या है और इम्पेरेटिव क्या है, इन दोनों में क्या अंतर है और जेटपैक कंपोज कैसे डिक्लेरेटिव है और व्यू कैसे इम्पेरेटिव है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं। तो हम देखते हैं इनहेरिटेंस वर्सेस कंपोजिशन। तो अब इनहेरिटेंस वर्सेस कंपोजिशन, अब हमें ये देखने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहले हम आते हैं इनहेरिटेंस पे। तो जो हमारा व्यू होता है वो इनहेरिटेंस पे बेस होता है। मतलब जो भी हमारा एंड्रॉइड का पुराना सिस्टम था वो हमारा इनहेरिटेंस पे बेस था। मतलब एक क्लास दूसरी क्लास को इनहेरिट करती थी। तो बेसिकली हमारे पास एक व्यू क्लास होती थी जिसमें हम लोग अपनी चीज़ें, लाइक हमें जो कॉमन चीज़ें होती थी वो हम डिक्लेयर कर सकते थे, और बाकी जो हमारी उसके अंदर इमेज व्यू हो गई, बटन हो गई, वो उस क्लास को इनहेरिट करके उन चीज़ों को यूज कर सकती थी। तो अब ये छोटे प्रोग्राम में तो ठीक लगता था, लाइक छोटे छोटे प्रोग्राम में तो ये ईजी रहता था। लेकिन अगर हमें कोई बड़ा प्रोग्राम बनाना हो तो उसमें इसमें हमें डिफिकल्टी आती थी। तो वो कैसे है, तो पहले हम देखते हैं कि व्यू इनहेरिटेंस कैसे होता है। तो अगर आप यहाँ मेरी स्क्रीन पे देखेंगे तो यहाँ पे बटन जो है वो हमारा टेक्स्ट व्यू क्लास को इनहेरिट कर रहा है। जो टेक्स्ट व्यू है वो व्यू को, और जो व्यू है वो ऑब्जेक्ट को इनहेरिट कर रही है। तो बेसिकली हमारे पास एक इनहेरिट ट्री है जिसमें मेन क्लास ऑब्जेक्ट है, उसका चाइल्ड व्यू है, उसका चाइल्ड टेक्स्ट व्यू है और उसका चाइल्ड बटन है। अब इसी तरह से अगर मैं इमेज का देखूं तो ये इमेज व्यू है जिसका पेरेंट व्यू है और व्यू का पेरेंट ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे ये भी इनहेरिट कर दिया। तो जितने भी हमारे इमेज व्यू, बटन या एडिट टेक्स्ट, जितने भी हमारे व्यू होते थे वो सब हमारे इनहेरिट पे बेस होते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक बटन बनाना है और मुझे चाहिए कि मैं उस पर टेक्स्ट व्यू भी दिखाऊँ और इमेज भी दिखाऊँ। अब बटन जो है वो टेक्स्ट व्यू को, तो इसकी पेरेंट क्लास है तो ये टेक्स्ट व्यू की प्रॉपर्टी तो एक्सेस कर सकता है, लेकिन जो हमारी इमेज व्यू है वो एक डिफरेंट क्लास है। ये जो हमारा बटन है ये हमारी इमेज व्यू को एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि ये इसको इनहेरिट नहीं कर रहा है। अब जो हमारी जावा हो गई या कोटलिन हो गई तो उसमें हमारे किसी भी क्लास का सिर्फ एक ही पेरेंट हो सकता है, यानी कि वो मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं कर सकती। तो बटन या तो टेक्स्ट व्यू को इनहेरिट कर सकता है या फिर इमेज व्यू को इनहेरिट कर सकता है, वो इन दोनों को इनहेरिट नहीं कर सकता। तो अगर मुझे कोई बटन बनाना है और मुझे चाहिए कि उसमें इमेज भी दिखे और उसमें कोई टेक्स्ट भी दिखे, तो मैं वो नॉर्मली नहीं कर सकती क्योंकि हमारा बटन टेक्स्ट और इमेज व्यू को इनहेरिट नहीं कर सकता। इसका एक दूसरा तरीका है, लाइक हम लोग एक कस्टम लेआउट बनाएंगे, उसमें कस्टम लेआउट पे हम टेक्स्ट भी दिखाएंगे, इमेज दिखाएंगे और उसके क्लिक से हम मैनेज करेंगे। बट ये डिफरेंट हो गया, लाइक इसके लिए हमें कस्टम बनाना पड़ा, लाइक हमें कुछ कोड लिखना पड़ा। लेकिन जो हमारा जेटपैक कंपोज है वो हमारा इस चीज़ को ईजिली मैनेज कर सकता है। अब वो इसको कैसे मैनेज करता है तो चलिए देखते हैं। तो जो हमारा जेटपैक कंपोज है वो कंपोजिशन पे डिपेंड करता है, वो इनहेरिटेंस पे डिपेंड नहीं करता। अब यहाँ पे कंपोजिशन पे डिपेंड करता है, इसका क्या मतलब है। तो जेटपैक कंपोज में हम किसी भी टास्क का एक अलग फंक्शन बना लेंगे और उसको लिख लेंगे। लाइक मुझे टेक्स्ट दिखाना है तो मैं टेक्स्ट व्यू का एक अलग फंक्शन बना लूंगी, मुझे इमेज का एक मैं अलग फंक्शन बना लूंगी, इसी तरह से चैटबॉक्स का मैं एक अलग फंक्शन बना लूंगी, एडिट टेक्स्ट का मैं एक अलग फंक्शन बना लूंगी, और जहाँ पर भी मुझे ये चाहिए मैं उन फंक्शन को यूज कर लूंगी। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने इनहेरिटेंस का यूज ना करके कंपोजिशन का यूज किया। लाइक मैंने हर एक क्लास को इनहेरिट नहीं कराई बल्कि मैंने एक डिफरेंट फंक्शन बनाया और उस फंक्शन को मैंने डायरेक्ट उठा के यूज कर लिया।
तो मैं फंक्शन को तो मल्टीपल यूज कर सकती हूँ जावा में भी और कोटलिन में भी, लेकिन मैं मल्टीपल क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकती। तो इस तरह से जो जेटपैक कंपोज होता है वो कंपोजिशन पे डिपेंड करता है। हम इसमें कितने भी डिफरेंट फंक्शन बना सकते हैं और उनको जहाँ पे भी हमें रिक्वायर हो वहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो अगर मुझे किसी बटन के अंदर टेक्स्ट भी दिखाना है तो मैं वो भी कर सकती हूँ, और उसी बटन के अंदर मुझे इमेज भी दिखाना है तो मैं वो भी कर सकती हूँ। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम अपनी आगे की वीडियो में इसे एग्जाम्पल से देखेंगे। तो अभी आगे कुछ टॉपिक्स और देखते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं रिकम्पोजिशन। अब रिकम्पोजिशन क्या है? ये जेटपैक कंपोज का ही एक कंसेप्ट है। तो ये क्या करता है, अगर यहाँ पे मैंने जो लिखा हुआ है वो देखे तो वहाँ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हेनेवर द स्टेट चेंज इट विल रिक्रिएट द यूआई। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर स्टेट चेंज होगी तो ये यूआई को वापस से रिक्रिएट करेगा। अब जैसे मैंने बताया जेटपैक कंपोज में हम क्या करते हैं, हम उसको डेटा देते हैं और डेटा के हिसाब से वो हमें यूआई जनरेट करके दे देता है। अब ऐसा भी होगा कि हमारा डेटा चेंज हो सकता है, तो अगर हमारा डेटा चेंज होगा तो वो फिर से यूआई क्रिएट कर देगा। इसी प्रोसेस को रिकम्पोजिशन बोलते हैं। जैसे ही हमारा डेटा चेंज होगा वो वापस से हमारी यूआई को अपडेट कर देगा और नए डेटा के साथ दिखा देगा। जो ये प्रोसेस होती है इसमें हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती, जेटपैक कंपोज इसको खुद ही मैनेज करता है। लाइक जेटपैक कंपोज हमारा डेटा लेता है और वो चेक करता है कि क्या पुराना डेटा और नया डेटा सेम है। अगर नहीं तो वो यूआई को वापस से क्रिएट कर देता है। इसी तरह से वो बार बार चेक करता रहता है। जितनी बार भी हम प्रोसेस करते हैं वो हर बार चेक करता है कि डेटा मेरा सेम है या डिफरेंट है। अगर डिफरेंट है तो वो फिर से इसको क्रिएट कर देता है। तो जेटपैक कंपोज रिकम्पोजिशन करता कैसे है? तो इसके लिए ये वापस से जो हमारा कंपोज फंक्शन होता है उसको वापस से कॉल कराता है, यानी कि पूरे फंक्शन को फिर से कॉल कराता है और फिर से जो हमारा यूआई होता है उसको क्रिएट कर देता है। तो ये जेटपैक कंपोज खुद मैनेज करता है, इसमें हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा रिकम्पोजिशन क्या है। इस लाइन को जो हमने लिखी है फिर से एक बार पढ़ते हैं। व्हेनेवर द स्टेट चेंज इट विल रिक्रिएट द यूआई, यानी कि जब भी हमारी स्टेट चेंज होगी, हमारे डेटा में कुछ भी चेंज होगा तो जो हमारा जेटपैक कंपोज है वो यूआई को रिक्रिएट कर देगा, और इसी प्रोसेस को हम रिकम्पोजिशन बोलते हैं। तो आई होप आपको ये सेंस बना रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।